हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग ईस्टर्न हिल्स को पढ़ेंगे, यानी पूर्वांचल की पहाड़ियों को पढ़ेंगे। अब तक की क्लास में हम लोगों ने हिमालयन माउंटेन्स को कवर किया है, यानी हम नदर्न माउंटेन को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय को पढ़ा और फिर हिमालयन में हमने तीनों हिमालय के पोर्शंस को पढ़े, यानी ग्रेटर हिमालय को, मिडिल हिमालय को और साथ ही साथ हम लोगों ने शिवालिक को पढ़ा। यानी हम ट्रांस हिमालय के साथ साथ क्या क्या पढ़ चुके हैं? ग्रेटर यानी वृहद हिमालय, मिडिल यानी मध्य हिमालय और आपका सबसे लोअर पोर्शन का आप बोलेंगे शिवालिक, जिसे हम लोग लेसर हिमालय भी कह सकते हैं। तो इतना पोर्शन हमने पढ़ा है। इनसे जुड़ी हुई हमने पीक्स, चोटियां पढ़ी हैं और इनसे जुड़ी हुई घाटियां, जो भी वैलीज हैं, वो भी हमने देखा है। और अब हम लोग बात कर रहे हैं पूर्वांचल की पहाड़ियों का। तो आप लोग टॉपिक की हेडिंग लिखें, द ईस्टर्न हिल्स, या फिर इसे बोलेंगे पूर्वांचल हिल्स। हिंदी में बोलना चाहें तो आप बोलेंगे पूर्व की पहाड़ियां, या आप बोल सकते हैं पूर्वांचल पहाड़ियां। जब हम लोग रीजनल हिमालय की बात करते हैं और हिमालय को हम वर्टिकल, इस तरीके से जब आपने हिमालय को कंसीडर किया, सबसे ऊपर आपने ट्रांस हिमालय लिया, आपने उसको बोला कि ये बाद में किसके साथ मिल गया है? ग्रेटर हिमालय के साथ। फिर हम लोगों ने लिया दूसरा, और दूसरा हिस्सा हमने लिया मिडिल। सबसे पहले तो क्या लिया हमने? ट्रांस, फिर ग्रेटर, फिर मिडिल। ठीक है, तो पहला सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर आपने लिया ग्रेटर हिमालय, फिर लिया मिडिल और लास्ट में आपको शिवालिक, और यहाँ शिवालिक भी लास्ट में मिल जाता है। ये मिले हुए ही हैं, ये सुविधा के लिए हम लोग ऐसे बांट लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ये 4 पार्ट्स में हिमालय को डिस्कस किया। तो सबसे पहले तो हमने हिमालय का वर्टिकल डिवीजन लिया था और वर्टिकली हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था। मेन तो हिमालय के ये 3 पार्ट्स थे, लेकिन ट्रांस हिमालय को भी हम इस पैरेलल सीरीज में ले लेते हैं। तो ये 4 पार्ट्स हमने पढ़ा। साथ ही साथ हमने रीजनल में हमने पढ़ा था सिंध रिवर से, दूसरा हमने सतलज रिवर तक, और इस रीजन को हमने बोला था कश्मीर। सतलज से काली रिवर तक, जिसे हमने बोला था सेकेंड नंबर का कुमायूं हिमालय, और फिर हमने काली रिवर से तीस्ता रिवर तक के हिमालय को नेपाल हिमालय बोला था, जो 800 किलोमीटर का सबसे लंबा लेंथ वाइज। और इसके बाद हमने लास्ट में लिया था इस तीस्ता रिवर से लेकर दिहंग रिवर तक। वो दिहंग रिवर जो ब्रह्मपुत्र का ही नाम दिहंग है, ब्रह्मपुत्र यहां से आती है और यहाँ पे गॉर्ज के सहारे ये एंटर करती है और यहीं पे इनका नाम हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता है दिहंग। ठीक है, तो यहां तक के रीजन को हमने क्या बोला था? असम हिमालय बोला था। तो इस तरीके से हमने रीजनल वाइज भी पार्ट किए थे हिमालय के, और हमने वर्टिकल भी पार्ट किए थे। तो वर्टिकल पार्ट को आप नॉर्थ टू साउथ भी बोल सकते हो, और हॉरिजेंटल को आप बोलना चाहो तो हॉरिजेंटल बोलो, या रीजन के अकॉर्डिंग किया गया है तो रीजनल डिवीजन भी बोल सकते हो। तो अब तक हमने ये हिमालय के केस में पढ़ा है। अब हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल पहाड़ियां। तो यही हिमालय अब नीचे साइड ये अपना विस्तार करेगा, यानी इस गॉर्ज के बाद। कौन सा गॉर्ज है ये? आप लोगों को शायद नाम याद हो आज। इस गॉर्ज का नाम आप बताएं। इस गॉर्ज को हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज, और इस गॉर्ज के बनने का कारण क्या है ये बताएं आप। इस गॉर्ज के बनने का कारण है यहाँ पे मौजूद, कह सकते हो, पहाड़ी। तो पहाड़ी का नाम है नामचा बरवा। तो नामचा बरवा होने के कारण यहाँ पे गॉर्ज बनता है। गॉर्ज बनने का मतलब है कि नदी एक लंबा रास्ता तय करती है। कौन सी नदी? हमारी सांगपो रिवर, जिसे हम भारत में क्या बोलते हैं? दिहंग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, और ब्रह्मपुत्र बोलते हैं असम में। ठीक है, बाद में फिर एंटर करती हैं कहा? बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता है जमुना, और बाद में गंगा नदी से मिलने के बाद इनका नाम क्या हो जाता है? मेघना, और पद्मा हम बोलते हैं गंगा नदी को। कहां पे? बांग्लादेश में। तो ये नदी का सिस्टम पूरा मैं डिटेल से समझाऊंगा ड्रेनेज सिस्टम में, डोंट वरी अबाउट दैट। आज तो हम लोग सिर्फ इतना समझ लें कि कब पूर्वांचल की पहाड़ियां हमें मिली। तो पूर्वांचल की पहाड़ियां हिमालय का ही विस्तार है। पहला पॉइंट आप लिख लें कि दे आर एक्सटेंशन ऑफ हिमालय। ये हिमालय का ही विस्तार है। कौन सा विस्तार? हिमालय का दक्षिण विस्तार।
पूर्व में हिमालय का दक्षिण विस्तार। कहां से दक्षिण विस्तार शुरू होता है? नामचा बरवा यानी इस गॉर्ज से शुरू होता है। तो इस पूर्वी गॉर्ज से, नामचा बरवा के पहाड़ी से, या नामचा बरवा आप कह सकते हो पीक से, ये पीक है एक, इस पीक से ही यहाँ पे क्या स्टार्ट होता है? हिमालय का दक्षिण की तरफ यानी साउथ की तरफ जाना शुरू होता है। और हिमालय के इस साउथ विस्तार को हम क्या बोलते हैं? हिमालय के इस साउथ विस्तार को हम बोलते हैं पूर्व की पहाड़ियां। अब इस पूर्व की पहाड़ियां में कहां कहां हमें पहाड़ियां मिलेंगी? तो सबसे पहले तो हमें अरुणाचल प्रदेश में कुछ पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। अरुणाचल प्रदेश के जैसे ही हम नीचे आएंगे यहाँ पे, तो नागालैंड में कुछ पहाड़ियां हमें देखने को मिलेंगी। नागालैंड के बाद हम नीचे आएंगे, हमें मणिपुर में पहाड़ियां मिलेंगी। आपको मैप थोड़ा विजुअलाइजेशन में होना चाहिए, और मैंने ऐसा सेट किया है कि आपको ये दिख रहा होगा, मैं भी विजुअलाइज करवाऊंगा। तो अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ियों का ये हिस्सा दिखेगा आपको, नागालैंड में भी ये पहाड़ियां दिखेंगी आपको, मणिपुर में ये पहाड़ियों का हिस्सा मिलेगा, और मणिपुर के नीचे फिर आपको मिलता है मिजोरम, जहां पे आपको ये हिस्सा मिलेगा। मिजोरम के बाद आपको ये हिस्सा त्रिपुरा में भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको ये हिस्सा असम में देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, आपको इसका थोड़ा सा पोर्शन कहां मिलता है? मेघालय में भी मिलता है। तो इन पर्टिकुलर स्टेट्स में रादर आपकी पूरी स्टेट्स आ गई, सातों बहनें आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 ऑल 7 सिस्टर्स आ हियर। इन सातों सिस्टर्स के जो राज्य हैं, सिस्टर स्टेट्स हैं, यहां आपको क्या मिल जाएगा? ये पूर्वांचल की पहाड़ियों का एक्सटेंशन मिल जाएगा, विस्तार मिल जाएगा। लेकिन मेन विस्तार हमें कहां मिलता है? अरुणाचल प्रदेश में, फिर नागालैंड में, ठीक है, आगे मणिपुर मिजोरम में भी मिलता है। मेघालय में जो विस्तार पाया गया है उसको हम किसका विस्तार नहीं मानते? इसको हम लोग हिमालय का विस्तार नहीं मानते। इसको हम ये मानते हैं कि दक्षिण का पठार है, वहां से ये आया है। ये विस्तार हम कहां का नहीं मानते? ये राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार हम इसको मानते हैं। जैसे मेघालय के जो पठार बने हैं, और उन्हीं पठारों में जो हमें पीक्स मिलते हैं, जो हमें हिल्स मिलते हैं, उनको। तो चलिए मैं ये पूरी कहानी समझाता हूं और ये आपको पूरा सिस्टम समझाता हूं। एक बार हम लोग मैप में लोकेट कर लेते हैं इन सभी चीजों को, आप लोग देखें। तो यहां मैंने बताया कि हिमालय का पूरा विस्तार आपको यहां देखने को मिलता है, और हिमालय का वही विस्तार कहां आ जाता है? यहां से, यानी इस गॉर्ज से। यहां पे गॉर्ज आपको मिलता है, जिस गॉर्ज को आप क्या बोलते हो? नामचा बरवा के पास से गॉर्ज बनता है। नामचा बरवा एक सब पीक है, यहाँ पे आप ईस्टर्न पीक बोल सकते हो अरुणाचल प्रदेश में, जहां से आपको क्या मिलता है? एक ब्रह्मपुत्र का गॉर्ज मिलता है। और ब्रह्मपुत्र एक लंबी रास्ता को तय करके यहाँ पे एंटर करती है इंडिया में, जिसे नदी को हम यहाँ पे नाम क्या देते हैं? दिहंग रिवर, ठीक है। तो यहां से, इस गॉर्ज से आपका हिमालय नीचे की तरफ आता है, साउथ की तरफ आता है, और इसका पूरा विस्तार अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में और मेघालय, असम में भी इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, म्यांमार में भी इसका विस्तार यानी हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। तो हिमालय का दक्षिणतम विस्तार को ही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, पूर्वी पहाड़ियां या पूर्वांचल पहाड़ियां में। तो आप लोग एक बार लोकेट जरूर कर लें। लोकेट करना यदि हम चाहें तो यहां से यदि हम देखें तो इस हिस्से के बाद से शुरू होता है आपके सिस्टर्स की बात। कौन सी सिस्टर्स? 7 ईस्टर्न सिस्टर्स। तो कौन कौन सी? असम, ये अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा पूरा यहां तक है। फिर इसके बाद शुरू होता है नागालैंड, और असम भी बहुत बड़ा हिस्से में है यहाँ पे, ठीक है। नागालैंड के बाद फिर मणिपुर, और मणिपुर के बाद बच्चों मिजोरम, और ये त्रिपुरा लगा हुआ है, और इतना सा हिस्सा ही आपका मेघालय है। तो आपके पास ये वाला पोर्शन विजिबल होगा, और यदि विजिबल कम है तो आप लोकेट लुक वाइज देख लो इसको, और आप एक मैप अपने पास रखो बेटा। ये हमेशा मेरा रिक्वेस्ट होता है, आप लोगों को सजेशन होता है, ठीक है। अब हम लोग चलिए इन सब में देखेंगे, रिस्पेक्टिवली हम देखेंगे कहाँ कौन सी पहाड़ियां हैं, और इनको लोकेट करना भी हम लोग देखेंगे। तो एक बार बेसिक मैप मैं भी ये वाला बना देता हूं यहाँ पे, और आपके पास दिख तो रहा ही है। तो यहां से चलिए मैं शुरू करता हूं इसको बनाना, और सबसे पहले मैं बिगिन करता हूं सिक्किम से। तो ये सिक्किम मुझे मिल गया, और उसके बाद मुझे ये मिला, और ये थोड़ा सा मैंने घुमा के ये मैं अरुणाचल प्रदेश का पोर्शन बना रहा हूं। और अरुणाचल प्रदेश के पोर्शन को बनाने के बाद फिर मैंने ये पोर्शन नागालैंड का बनाया, और फिर मणिपुर का बनाया, और ये मिजोरम का पोर्शन, और ये मैंने बना दिया त्रिपुरा, और यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन अब मैं बनाऊंगा मेघालय का। और मेघालय का पोर्शन बनाने के बाद ये फिर मैं बना देता हूं अब
ये वाला पोर्शन बांग्लादेश का। ठीक है, इतना पोर्शन मैं आज बनाता हूं, इससे अपना काम हो जाएगा। बाकी आप लोग यहाँ भी आप देखते रहे। अरुणाचल प्रदेश में हम सब लोग आते हैं। सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश में हमको बेसिकली 4 पहाड़ियां मिलती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश आप लिखें सबसे पहले तो, उनको हम प्लॉट भी कर लेंगे, हमारे पास यहाँ पे मैप भी है। ठीक है, यहाँ पे हम प्लॉट भी कर लेंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ भी मैं लोकेट करवा दूंगा। दो जगह आपको मैप दिखेगा आज। अरुणाचल प्रदेश में आते हैं तो इसकी ट्रिक, बेसिक ट्रिक है मेरे पास, जिससे आप भूलेंगे नहीं नाम। और ट्रिक ये है कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम याद रहता है ये तो आप, इसके अलावा एएम, तो डीएम और एएम करके आप इसको रिकॉल कर पाएंगे। तो 4 यहाँ पे हमें पहाड़ियां मिलती हैं, जिन्हें हम लोग रिस्पेक्टिवली याद करने वाले हैं। ठीक है, तो डीएम से क्या मिलेगा हमें? सबसे पहले तो डी से मिलेगा डाफला। सबसे पहली पहाड़ी हमें मिलती है डाफला, और ये पहाड़ी बिल्कुल असम के लास्ट छोर में है। तो असम का लास्ट छोर आपको ये मिलता है इस जगह पे। ठीक है, असम का लास्ट छोर ऊपर का, ये वैसे तो असम यहां तक जाता है, पर हम इस छोर की बात कर रहे हैं। तो असम और अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री पे क्या बोलेंगे आप? असम और अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री पे हमें क्या मिलता है? यहाँ पे डाफला। तो डाफला यहाँ पे आपको असम और अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री पे मिलता है। इस डाफला को चलिए मैं 1 नंबर बोल देता हूँ। ठीक है, नंबर वाइज मैं चीजों को बता रहा हूँ। 1 नंबर पे मैं इसको लिख देता हूँ। बहुत सारी पहाड़ियां आने वाली हैं, तो आप नंबर वाइज देखते चलें। तो डाफला की पहाड़ी, क्या आपको याद रखना है डाफला की पहाड़ी के बारे में? एक्चुअल में यहाँ पे जनजाति है, आदिवासी है डाफला नाम की, और इस आदिवासी के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम डाफला पड़ा। इसके बाद जस्ट एक और पहाड़ी है, मिरी की पहाड़ी। ठीक है, इसका नाम कम आता है और बहुत छोटी सी पहाड़ी है। तो ये मिरी की पहाड़ी आपको दूसरे नंबर की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगी, डाफला, मिरी। हाँ, डाफला के बारे में कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। डाफला यहाँ पे एक आदिवासी जनजाति किस्म के लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, जिनके नाम पे पहाड़ी का नाम डाफला रख दिया गया। अब एक हिस्टोरिक प्रीव्यू है, मैं कई बार प्रयास करता हूँ रिलेट करने का, यहाँ भी मैं रिलेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा माना जाता है प्यारे बच्चों कि ये जो तेजपुर और उत्तरी लखीमपुर है, तो तेजपुर और उत्तरी लखीमपुर, यदि आपके पास मैप है तो आप देख सकते हो, ये तेजपुर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इस तेजपुर के जस्ट ऊपर के हिस्से में, मैंने बताया था बॉर्डर में आपको ये मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे जो दाफला जनजाति रहती है उसके संदर्भ में एक घटना सामने आती है। 1872 में क्या हुआ था कि दाफला का एक ऐसा समूह पैदा हुआ, या एक ऐसा समूह जनरेट हुआ जिस समूह ने दूसरे समूह पे हमला किया। क्यों हमला किया? क्योंकि वह समूह जाके ब्रिटिश टेरिटरी में बस गया था। मतलब अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर वो किसी और प्रदेश में बस गया था जो ब्रिटिश टेरिटरी में आता था। प्रदेश का नाम चाहो तो लिख लो, मेरे पास है अमटोटा प्रदेश। तो अमटोटा में जाके बस गया था। ठीक है, ये बेसिक है, आपको अमटोटा नहीं याद करना कोई इशू नहीं है। तो अमटोटा में जाके बस गया था एक दूसरा समूह डाफला का ही, जिस पर आक्रमण कर दिया गया था डाफला के उन सदस्यों द्वारा जो अरुणाचल प्रदेश में रहते थे। 1872 की बात है। और उन्होंने क्या किया था? ऐसा करके 44 लोगों को बंदी बना लिया था। और कहां लेके आए थे? अरुणाचल प्रदेश में डाफला ले आए थे। अब फिर हुआ क्या? 1874 में, मतलब 2 साल बाद डाफला एक्सपीडिशन कह सकते हैं इसको। एक्सपीडिशन का मतलब यह हुआ कि डाफला पर आक्रमण किया गया। किनके द्वारा किया गया? ट्रूप्स के द्वारा, ब्रिटिश ट्रूप्स के द्वारा। क्यों किया गया? क्योंकि यार वो 44 जो बंदी बनाए गए थे उनको छुड़ाना था। तो फिर 1874 में डाफला के ऊपर क्या किया गया? ट्रूप्स भेजे गए और सिपाही भेजे गए, और पूरी प्लानिंग के साथ डाफला के लोगों पर क्या किया गया, या डाफला के आदिवासियों पर क्या किया गया? आक्रमण किया गया, और उनको मजबूर किया गया कि भाई वो सरेंडर करें। और उन्होंने फिर सरेंडर किया और आत्मसमर्पण किया, आप कह सकते हो। और इस तरीके से फिर वो ट्रूप्स छुड़ाए गए और ये मामला शांत किया गया। तो ये एक घटना है जो जुड़ी हुई है, जिसे आप कह सकते हो कि डाफला से जुड़ा हुआ एक विद्रोह बोलो, या डाफला से जुड़ा हुआ एक आप डिस्प्यूट बोल सकते हो। ठीक है, एक तरीके से क्या हुआ था, ये डाफला ने अपने समूह को दूसरी जगह जाने पर अपोज किया था, उस समूह पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो ये घटना आपको डाफला याद रख पाओगे इस घटना से। ठीक है, डाफला के पास ही जुड़ा हुआ है मिरी। अब हम आते हैं ए से अबोर, ABOR इंग्लिश में लिखना है तो, और हिंदी में भी आप अबोर ही बोलोगे इसको। तो अबोर की पहाड़ियां कहाँ है? अबोर की पहाड़ियां यहाँ पे पूरी पहाड़ियां इसकी मिलती हैं आपको। और ये अबोर की पहाड़ियां जो है, ये क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे आप कहोगे
ईस्टर्न जो वाला छोर है, थोड़ा उत्तर की तरफ, थोड़ा ऊपर की तरफ, यानी नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ ईस्टर्न जो छोर है वो मिलता है ये। तो उत्तर पूर्व में ये है, और उत्तर पूर्व में ये बिल्कुल और फैली हुई है, और ये थोड़ा सा बॉर्डर आप कहोगे कि चाइना का बॉर्डर भी ये टच करती हैं। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो कि जो अबोर की पहाड़ियां हैं वो कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में, और ये नॉर्थ ईस्ट में इसका जो फैलाव है वो चाइना बॉर्डर को, यानी तिब्बत बॉर्डर को क्या करता है, टच करता है। तो ये अबोर के बारे में आप याद रखिए। मैं 3rd नंबर इस पे डाल देता हूं, मैं नंबर डालता चलता हूं, देखते रहे। 15 के लगभग टोटल पहाड़ियां हैं जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो तीसरी पहाड़ी आपको अबोर पता चल गई। अब हम चौथी पहाड़ी लेंगे, वापस से M से हमें पहाड़ी मिलने वाली है, और M से इस पहाड़ी का नाम आप लिख लें मिसमी पहाड़ी। बहुत प्यारा नाम है, मिसमी पहाड़ी, MISMI मिसमी, और हिंदी में लिखना है तो मिसमी ऐसा। ठीक है, ये भी नहीं भूलेंगे आप, मिसमी पहाड़ी। ये मिसमी पहाड़ी कहां है, ये पहाड़ी थोड़ा सा ऐसा है, इस हिस्से में ये मिसमी पहाड़ी है, यानी और ईस्टर्न वाला हिस्सा जो है वो मिसमी पहाड़ी का आपको मिलेगा। इस पहाड़ी के बारे में कुछ यदि आप जानना चाहें तो बस इतना जान लें कि जो दक्षिण विस्तार का प्रारंभ है, जो दक्षिण का प्रारंभ हुआ है, मतलब सदर्न, जो हिमालय का सदर्न हिस्सा स्टार्ट कहां से हुआ है, मिसमी की पहाड़ियों से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बिल्कुल ईस्टर्न वाला पोर्शन है मिसमी की पहाड़ी, तो वहीं से तो ऑब्वियसली स्टार्ट हुआ है सदर्न की तरफ हिमालय प्रोसीड करना। ये एक पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि ये उत्तर पूर्व में सीमा तो बनाएगा ही थोड़ा सा, और साथ ही साथ ये क्या करेगा, दक्षिण विस्तार शुरू हो जाता है। और ये भी चाइना में लग जाएगा यार, थोड़े से हिस्से में थोड़ी ना होती हैं पहाड़ियां, और ऊपर भी होती हैं, तो ये भी चाइना के उत्तर पूर्वी बॉर्डर को, यानी नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर को टच करता है। ठीक है, अब इस पहाड़ी में, अबोर पहाड़ी के बारे में आप चाहो तो कह सकते हो कि अबोर पहाड़ी के जस्ट वेस्ट में कौन है, ये मिरी की पहाड़ी है, जिसे मिरी बोलते हैं, MIRI। ठीक है, तो मिरी की पहाड़ी कहां है, मिरी की पहाड़ी आप कह सकते हो अबोर के वेस्ट में है, और अबोर के ईस्ट में कौन है, मिसमी की पहाड़ी, तो मिसमी की पहाड़ी। तो ये 4 पहाड़ियां जो मैंने आपको अभी अभी बता दी, ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां हैं। तो एक बार याद कर लें आप लोग, बिल्कुल यदि वेस्ट से ईस्ट में आप जा रहे हैं तो आप लोग ट्रिक बनाइए, DM AM। तो D से आपको क्या मिल गया, डाफला, फिर आपको M से क्या मिल गया, मिरी, फिर आपको A से क्या मिल गया, A से मिल गया आपको अबोर, फिर आपको M से क्या मिल गया, मिसमी की पहाड़ियां। तो ये 4 पहाड़ियां आपको अरुणाचल प्रदेश की याद हो जाएंगी, बिल्कुल मुझे भरोसा है आपको याद हो गई होंगी। चलिए अब हम नागालैंड की बात करते हैं। तो थोड़ा सा हिस्सा ऊपरी आप कह सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश का, लेकिन मेन हिस्सा कवर होता है इसमें किस चीज का, नागालैंड का। और ये नागालैंड में जो पहाड़ियां हैं, ये 5वीं पहाड़ी है आज की, और इस पहाड़ी का नाम आप यहां पे लिख लो 5th करके, और इस पहाड़ी का नाम है पटकई बुम, पटकई बुम की पहाड़ियां। ठीक है, इंग्लिश में भी ऐसे ही नाम है, PATKAI BUM, पटकई बुम हिल्स, पटकई बुम की पहाड़ियां। क्या है ये पटकई बुम की पहाड़ियां, ये पटकई बुम की पहाड़ियां मोर नदर्न सदर्न क्या कह सकते हो, एक्सटेंशन है, फर्दर सदर्न एक्सटेंशन है। सदर्न एक्सटेंशन का बिगिनिंग मिसमी से हो गया था, लेकिन सदर्न एक्सटेंशन फर्दर कंटिन्यू कहां पे कर रहा है, आप कह सकते हो कि पटकई बुम की पहाड़ियों में कंटिन्यू कर रहा है। तो पटकई बुम की पहाड़ियां सदर्न एक्सटेंशन का आगे का वर्जन है, आगे का एक्सटेंशन है। और क्या है पटकई बुम के बारे में, पटकई बुम की जो पहाड़ियां हैं ये म्यांमार के साथ हमारा क्या करती हैं, बॉर्डर बनाती हैं, यानी इंडिया और म्यांमार, भारत और म्यांमार के बॉर्डर को बनाते हुए आपको पटकई बुम की पहाड़ियां मिलती हैं। ये भी एक पॉइंट हुआ पटकई बुम के लिए। ठीक है, साथ ही साथ पटकई बुम के बारे में एक पॉइंट और याद रखिए कि हिमालय के समय ये उत्पन्न हो गई थी, मतलब जब हिमालय बना था पूरा। वैसे तो ये सभी सदर्न जो फॉर्म है वो सब हिमालय का ही एक्सटेंशन माना जाता है, और इसीलिए हम हिमालय के टाइम पे ही इनका बनना मानते हैं। तो हिमालय के टाइम में मेसोजोइक एरा में, तो ये बात लिख लेना कि मेसोजोइक एरा में हिमालय के टाइम इनका हम मान लेते हैं कि इनका फॉर्मेशन हो गया था। और हिमालय जैसे प्लेट से बना है, टेक्टोनिक प्लेट से। कौन कौन सी प्लेट्स, तो 2 प्लेट का टकराना हुआ। हिमालय जब फॉर्म हुआ तो 2 प्लेट का टकराना हुआ, तो हिमालय का फॉर्मेशन 2 प्लेटों के टकराने से हुआ।
तो एक याद रखें आप, ऊपर से यूरेशियन प्लेट और नीचे से इंडियन प्लेट, या आप कह सकते हैं कि इंडो अफ्रीकन प्लेट। तो इंडो अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट सिंपली बोले, और ऊपर से यूरेशियन प्लेट का टकराना हुआ जिससे हिमालय फॉर्म हुआ। तो जिन टेक्टोनिक प्लेट से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, उन्हीं टेक्टोनिक प्लेट से आपके इन माउंटेन्स का और बेसिकली पटकई बूम का फॉर्मेशन हुआ। तो ये सेम टेक्टोनिक प्लेट से हुआ है। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ यहाँ पे लिखना। तो टेक्टोनिक प्लेट्स, जो प्लेट विवर्तनिकी है वो सेम है, टेक्टोनिक प्लेट सेम है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेसोजोइक में ही बना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है पटकई बूम के बारे में? पटकई बूम के बारे में ये भी इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से हिमालय का ढलान ज्यादा है, इनका भी ढलान ज्यादा है। जैसे हिमालय के पास नुकीली चोटियां हैं, यहाँ भी चोटियां बहुत नुकीली टाइप की हैं। जैसे हिमालय के पास घाटियां हैं, पटकई बूम में भी घाटियां हैं, लेकिन हिमालय ज्यादा रफ है और हिमालय के कंपेयर में ये रफ कम है, कठोरता इसके अंदर कम है। रादर यहाँ पे सैंड बहुत ज्यादा है। कौन सा सैंड आप कहोगे? सैंड स्टोन, जो बलुआ पत्थर है वो बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ यहाँ पे घने वन है। तो हिमालय से थोड़ा ये कम कठोर है। हिमालय ज्यादा कठोर या ज्यादा रफ कहा जाएगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर पटकई बूम। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस भी हो गया एक। ठीक, चलिए, तो पटकई बूम तक चीजें क्लियर हो गई। पटकई बूम यानी 5th स्टेप तक आप आ गए हैं। ठीक, अब तक हम लोग यहाँ के अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां देख चुके हैं और यहाँ पे हम आ चुके हैं नागालैंड में। नागालैंड में हमने पटकई बूम देखा। नागालैंड में पटकई बूम के अलावा एक और पहाड़ी है, नागा की पहाड़ी। तो 6वें नंबर पे नागालैंड में कौन सी पहाड़ी है? नागा पहाड़ी। तो 6th नंबर पे आप लिखें नागा हिल। क्या है ये नागा हिल? नागा हिल सीधी सी बात है, म्यांमार और इंडिया के बीच का बॉर्डर बनाएगा। और क्या करेगा नागा हिल? ये सिंपली यहाँ पे विस्तार अपना करेगा, एक्सटेंशन अपना करेगा और इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी का फॉर्म देगा। यानी आप कह सकते हो कि नेचुरल सिक्योरिटी इंडिया को मिल रही है। किसके फॉर्म में? नागालैंड और पटकई बूम के फॉर्म में। ठीक है, म्यांमार और इंडिया का बॉर्डर बना रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा मणिपुर आता है, और मणिपुर आता है तो ऑब्वियसली मणिपुर की हमें क्या मिल जाएंगी? रेंज मिल जाएंगी। और मणिपुर में यही एक्सटेंशन किस नाम से जाना जाता है? मणिपुर हिल नाम से ही जाना जाता है। तो नाम इनका बहुत प्यारा है क्योंकि स्टेट के नाम पे ही है। तो इससे प्यारा नाम तो कुछ हो नहीं सकता कि स्टेट के नाम पे ही हो, हमें अलग से नाम नहीं याद करना। तो ये नागा हिल्स, ये आपका मणिपुर हिल्स। तो मणि हिल्स में खास बात क्या है, कुछ मैं पॉइंट्स यहाँ पे बताना चाहूंगा। इसको लेमा टोला पहाड़ी भी बोलते हैं। इसमें एक रेंज है जिसको लेमा टोला पहाड़ी भी बोला जाता है। तो लेमा टोला यदि कहीं नाम दिखे तो याद रखें ये मणिपुर हिल्स के लिए ही है। इस मणिपुर हिल्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हमें मिलते हैं। एक तो हमें लोक टक टक टक, तो लोक टक, मणि मणि, यदि मणि को आप दांत में लगाओगे तो टक टक की आवाज आएगी। तो लोक टक जो है झील है एक, ये झील कहाँ है पाई जाती है? एक तैरती हुई झील है ये। और ये तैरती हुई झील कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। क्यों तैरती है? क्योंकि यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पे फ्यूमिट्स टाइप के बहुत हैं। फ्यूमिट्स क्या होता है ये समझ लो। फ्यूमिट्स एक्चुअल में वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स के अलावा आपको यहाँ पे सॉइल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स, तो जो सॉइल्स है, ऑर्गेनिक मेटल्स है, वेजिटेबल का मिक्सचर है, किसके साथ? हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक तरीके से कहेंगे। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है जो समान मिक्सचर ना हो। ये पूरा मिक्सचर फ्यूमिट कहलाता है। और ये फ्यूमिट क्या बनाता है? इस पूरे पोर्शन को थोड़ा हल्का बनाता है और ये तैरता हुआ आपको झील मिलती है। तो एक इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है जिसे हम तैरता हुआ बोल सकते हैं, केबुल लेमजाओ। केबुल लेमजाओ, तो या तो हिंदी में लिख दो तो सिंपल लिख दो केबुल, ऐसे इंग्लिश में भी KEIBUL बोलेंगे। लेमजाओ के लिए LAMJAO, और हिंदी में भी लेमजाओ लिख सकते हो। तो केबुल लेमजाओ करके एक यहाँ पे नेशनल पार्क है, और ये नेशनल पार्क भी ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कहलाता है। फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ नेशनल पार्क। यहाँ पे हम संघई, एक संघई प्रजाति है जिसको हम यहाँ पे संरक्षण प्रदान करते हैं। किसे संरक्षण प्रदान करते हैं? संघई को। और ये मणिपुर का एक आप कह सकते हो डियर है, हिरन टाइप का है ये, जिसको हम यहाँ पे प्रोटेक्शन देते हैं, संरक्षण देते हैं। तो ये आपको 7 हिल्स में मिल गए। मणिपुर तक आपने देख लिया, अरुणाचल के हिल्स आपने देख लिया, नागालैंड के 2 हिल्स देख लिए, मणिपुर में आप आ गए। अब चलिए मिजोरम के हिल्स हम लेते हैं। मिजो हिल्स बोलते हैं मिजोरम के हिल्स को। और इन मिजो हिल्स को पहले किस नाम से जाना जाता था? ये आप लिख लें, पहले इनको लुसाई हिल्स भी बोलते थे हम लोग।
लुसाई हिल्स से जाने जाते थे। आजकल हम इन्हें सिंपली मिजो हिल्स बोल देते हैं, लेकिन लुसाई हिल्स करके आ गया तो समझ जाना कि भाई ये मिजो हिल्स ही हैं। तो लुसाई हिल्स बोलो या मिजो हिल्स बोलो, ये हिल्स आपको कहाँ मिलते हैं? ये हिल्स आपको मिलते हैं मिजोरम में। ठीक है, क्लियर हुआ? तो लुसाई हिल्स आपको मिल जाते हैं। ये अराकान्योमा, अराकान्योमा, ठीक है, ऐसा लिख लो। ये अराकान्योमा, अराकान्योमा सिस्टम का पार्ट है। एक्चुअल में जिस तरीके से हमें कई माउंटेन्स को मिलकर एक सिस्टम बनता है, वैसे ही यहाँ का जो सिस्टम है, आप कहोगे कि ये तो आपका मणिपुर आ गया, अब ये वाला जो हिस्सा है आपका मिजोरम, तो ये मिजोरम में 2-3 श्रृंखला मिलकर अराकान्योमा सीरीज बनाती हैं। ठीक है, अराकान्योमा सिस्टम बनाती हैं, पर्वत का सिस्टम। तो उसी अराकान्योमा पर्वत सिस्टम का हिस्सा है कौन सी पहाड़ी? हमारी मिजो हिल्स। या आप कह सकते हो कि अराकान्योमा सिस्टम का उत्तरी हिस्सा है, नदर्न हिस्सा है, और बाकी अराकान्योमा इधर नीचे भी फैला हुआ है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो अराकान्योमा सिस्टम का ही ये हिस्सा है मिजो हिल्स। और क्या है मिजो हिल्स के बारे में इंपॉर्टेंट? इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि दक्षिण पूर्व में ये है। किसके दक्षिण पूर्व में? मिजोरम के दक्षिण पूर्व में। यानी मिजोरम का जो दक्षिणतम हिस्सा है, यानी ऐसा थोड़ा सा पूर्व की तरफ, ये वाला हिस्सा जो मिजोरम का है, यहां पे ये पाया जाता है, दक्षिण पूर्व में। ठीक है, तो मिजोरम के दक्षिण पूर्व में क्या पाई जाती हैं? ये हिल्स आपको मिलेंगी मिजोरम के दक्षिण और पूर्वी भाग में। ठीक है, ये क्लियर करेंगे आप, बस इतना क्लियर रखें। लुसाई भी नाम है, ये ध्यान रखें। चलिए 9th में अब हम लोग आ जाते हैं, और हमें यहाँ पे त्रिपुरा में भी हिल्स मिलती हैं, और त्रिपुरा में भी एक्सटेंशन मिलता है, जिसे हम सिंपली त्रिपुरा के नाम से त्रिपुरा हिल बोलते हैं। त्रिपुरा हिल्स की बात करें तो त्रिपुरा हिल्स के बारे में उत्तर दक्षिण की ओर घटती हैं। अब इसके बारे में ये देखो कि जैसे जैसे त्रिपुरा दक्षिण की ओर जाती हैं, दक्षिण की ओर जाती हैं और ऊपर की तरफ, तो दक्षिण की ओर जाते हुए ये क्या होती हैं? इनका जो हाइट है वो घट जाता है, ये थोड़ा स्लो हो जाती है, स्लोअर इनका या लोअर हो जाता है इनका स्लो, और धीरे 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 ये लो होकर गंगा ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती हैं इधर। और यहाँ पे इन्हें जमुना के साथ, या जमुना वाला जो सिस्टम है, तो जमुना नदी और गंगा नदी का जो पूरा प्लेन पोर्शन बनता है, वहां पे जाके ये एंड हो जाती है। कौन सी? आपकी ये त्रिपुरा हिल्स, जो त्रिपुरा की पहाड़ी है उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप त्रिपुरा की पहाड़ी के बारे में। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे आपको ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, रादर त्रिपुरा भी, ये ऐसे इलाके हैं, अरुणाचल प्रदेश भी, ये ऐसे इलाके हैं जो थोड़ा लोअर हिल्स रखते हैं, और लोअर हिल्स रखते हैं, साथ ही साथ जंगल बहुत सारा रखते हैं। तो यहाँ के जंगल में जो आदिवासी लोग रहते हैं वो झूम खेती करते हैं, झूम खेती को प्रमोट करते हैं ये, और इनकी खेती के तरीके को बोला जाता है झूम खेती, या झूम खेती का मतलब होता है ट्रांसफर करके कल्टीवेशन किया जाना, यानी कल्टीवेशन अभी एक जगह किया गया फिर दूसरी जगह किया जाना। तो इस झूम खेती को ही हम, झूम कल्टीवेशन को ही हम ट्रांसफर कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। अब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को साइंटिफिक तौर पे सही नहीं बोला जाता, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझो। हुआ ये कि इनको खेती करना है आदिवासियों को, तो जंगल के एक हिस्से को इन्होंने काटा, और काट के इसमें जो पत्ते वगैरह आए उनको जला दिया। आराम से वो जलते गए, उनको जलाने के बाद, उनके जल जाने के बाद उस इलाके को साफ करके उन्होंने खेती की। उन्होंने कुछ समय तक खेती की, जब उनको लगा कि भाई इसकी उर्वरकता खत्म हो गई है तो उस जगह को शिफ्ट करके वो कहीं और चले गए, इसलिए तो इसको शिफ्टिंग बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारा जंगल खराब हो जाता है, और इस तरीके से उनका जो उपजाऊपन है, आप कहते हो मृदा का, वो खत्म हो जाता है। साथ ही साथ उपजाऊपन तो गया ही, मतलब उसकी फर्टिलिटी तो गई ही, साथ ही साथ मिट्टी का यहाँ पे डिग्रेडेशन भी शुरू हो जाता है, मिट्टी का यहाँ पे क्षरण भी शुरू हो जाता है। तो ये बहुत सारे यहाँ पे नुकसान होते हैं। इसके अलावा हम यदि यहाँ पे इन तरीकों के अलावा कोई साइंटिफिक तरीका वहां डेवलप करें तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, साइंटिफिक तरीके से ज्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा फायदे मिलेंगे। ठीक, तो वहां पे हम लोग इस कल्टीवेशन की जगह, यानी झूम खेती की जगह, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जगह साइंटिफिक तरीके से कल्टीवेशन करें और हम उपजाऊ मिट्टी को बनाएं और खेती करें। तो ये तरीका सजेस्ट किया जा सकता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जगह। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी कि यहाँ पे शिफ्टिंग खेती की जाती है। सिक्किम वगैरह भी की जाती है, पर ये जो पूर्वी भाग है वहां ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हिल्स यहाँ के थोड़ा छोटे हैं, लोअर हिल्स हैं, तो इन हिल्स में ही काट के ये खेती करने लगते हैं। और आदिवासी निवास करते हैं, मैंने बताया डाफला करता है, मिरी एक तरीके की वहां की प्रजाति ही थी आदिवासी की, तो डाफला मिरी ये प्रजातियां ही हैं जिनके नाम पे नाम रखा गया है।
अब हम आ जाते हैं असम में। तो असम में हमें कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। असम में हमें क्या क्या देखने को मिलती है वो आप लिख लें। एक तो बरेल देखने को मिलती है हमको, यहाँ पे एक बरेल लिख लें। बरेल यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलता है। 10 नंबर डालने बरेल, और बरेल के जस्ट ऊपर 10वां नंबर में डाल दे रहा हूं बरेल, BARAIL बरेल, ठीक है। और 11वां नंबर में डाल रहा हूं बरेल के जस्ट ऊपर आपको 11वें नंबर पे मिल जाएगा मिकिर। मिकिर, मिकिर असम में है। और कुछ लोग मिकिर को हिमालय का हिस्सा नहीं मानते। मिकिर को माना जाता है कि मेघालय के पठार का हिस्सा है, ठीक है। तो याद रखें कि मिकिर को हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता। ये सब हिमालय के हिस्से थे, लेकिन मिकिर को हिमालय का हिस्सा, हिमालय से बना हुआ नहीं बोलते हैं। अब मिकिर के अलावा आप लोग रेगमा लिख लें, जस्ट इसके ऊपर रेगमा है, 12वां नंबर रेगमा लिख लें। अब 3 जो बचे अपने 13, 14 और 15 वो मेघालय में आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से? गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। तो 12वां आप लोगों ने लिख लिया है, 11वां लिख लिया है, 11वां, 12वां, 11वां तो मिकिर लिखा होगा आपने। नाम लिख लें केवल, बहुत ज्यादा इनके बारे में एक्सप्लेनेशन हम नहीं कर रहे, केवल नाम लिख लें। मिकिर असम में पाई जाती है। और रेगमा यदि वर्ड कभी मिले आपको तो रेगमा भी कहां पाई जाती है? असम में। अब मेघालय में यहाँ पूरा मेघालय का पठार है, जो ये तीनों हिल्स बनाता है। ये हिल्स मिलकर पूरा पठार बनाती हैं, और इसी का एक्सटेंशन यहाँ पे आपको मिकिर और रेगमा के रूप में मिलता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना कि मिकिर और रेगमा को हम किसका पार्ट नहीं मानते? हिमालय के एक्सटेंशन का पार्ट नहीं मानते। अब 13 और 14 और 15, 13, 14, 15 जो है आपको गारो, खासी, ये एक्चुअल में यहाँ पे रहने वाली जनजातियां हैं, जिनके नाम पर इन पर्वत श्रृंखलाओं का नाम रख दिया गया है। इनके बारे में कुछ कुछ चीजें बोल देता हूं, आप सुन लें और आप समझ लें। तो गारो सबसे आप कह सकते हो वेस्टर्न वाला पोर्शन है मेघालय का। गारो के जस्ट बाद खासी आता है, यानी खासी के वेस्ट में आपको गारो मिलेगा, खासी के ईस्ट में आपको जयंतिया मिलेगा। तो गारो, खासी, जयंतिया आपको रिस्पेक्टिवली मिल जाएगी, ठीक है। अब गारो के बारे में क्या बोला जाता है कि ये मेघालय का सर्वाधिक आर्द्र क्षेत्र है। राधा तीनों ही क्षेत्र सर्वाधिक आर्द्र क्षेत्र है, यानी सबसे ज्यादा वर्षा यदि भारत में कहीं होती है तो इसी इलाके में होती है। आपने सुना होगा चेरापूंजी, वासिम राम, तो ये यही इसी जगह पे है। जो खासी है, खासी में ही चेरापूंजी है। चेरापूंजी भी बारिश में बहुत फेमस है। अब तो मासिम राम में बारिश हो रही है ज्यादा। तो ये चेरापूंजी जो स्थान है वो कहाँ पे है? खासी में है। इसके अलावा आपने मेघालय की राजधानी जानते हो शिलांग, तो मेघालय की राजधानी शिलांग भी कहाँ है? खासी में है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना, शिलांग भी खासी में है, और इसके अलावा आपका चेरापूंजी भी कहाँ है? खासी में है, खासी पहाड़ी में है, ठीक है। और क्या ध्यान रखना चाहिए आपको? लूम सिलोंग नाम का एक यहाँ पे चोटी है। क्या नाम है? लूम सिलोंग। लूम सिलोंग, यानी आप कह सकते हो कि ये सबसे ऊंची चोटी है किसकी? खासी पहाड़ी की। खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम लूम सिलोंग है। क्या नाम है? लूम सिलोंग। बस ये लगभग हो गया। मेघालय के पठार का ही हिस्सा है ये, और ये तीनों यहाँ पे जनजातियां हैं, आदिवासी हैं, जिनके नाम पे हमने नाम रखा है, ठीक है। तो चलिए क्विकली एक बार रिकॉल मैं पूरा करवा देता हूं। ये मैंने पूर्व की पहाड़ियां, पूर्वांचल पहाड़ियां आज कंप्लीट कर दिया है। तो सबसे पहले तो हमने ये बात की कि ये हिमालय का ही विस्तार है। हाँ, थोड़ा सा विस्तार हमें यहाँ पे किसका देखने को मिला? यहाँ पे एक्चुअल में हमें पहाड़ियां मिलती हैं, राजमहल की पहाड़ियां। इस इलाके में हमें राजमहल की पहाड़ियां मिलती हैं, और यहाँ पे उसी राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार हुआ है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कॉन्सेप्ट आता है। बीच में क्या हुआ? गैप आ गया। उस गैप को नदियों ने भर दिया। कौन सी नदियों ने भर दिया? गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों ने भर दिया, और इसीलिए ऐसा पाया गया है कि यहाँ पे पूरा गैप भर जा चुका है, और हमारा नदियों का शहर हो जाता है। ये नदियां यहाँ पे हैं, पर्वत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कहा? बांग्लादेश में पर्वत नहीं पाए जाते, ठीक है। ये जो पर्वत पठार का जो पार्ट था वो क्या हुआ? गैप आ गया नदियों के कारण, और नदियों ने उसमें क्या कर दिया? अपना अवशेष लाके, या आप ऐसा कहो सेडिमेंट्स लाके उस स्थान को भर दिया। तो ये बीच में क्या आ गया? गैप आ गया, जिसको हम बोल सकते हैं गैप को। ये राजमहल का पोर्शन है, ये मेघालय का है, तो राजमहल मेघालय गैप ये जनरेट हो गया, ठीक है। तो इस राजमहल का एक्सटेंशन ही शिलांग का पठार या मेघालय का पठार है, और इसी का एक्सटेंशन यहाँ पे मिकिर के फॉर्म में ये वाला पोर्शन मिलता है। बाकी ये जो पूरा पोर्शन है ये तो आपका
हिमालय का ही एक्सटेंशन है। बस इतने को हम किसका एक्सटेंशन मानते हैं, मेघालय के पठार का इसको कहोगे, और मेघालय के पठार को आप राजमहल की पहाड़ियों का एक्सटेंशन कहोगे। बाद में हम सीखेंगे अभी राजमहल की पहाड़ियां वगैरह कंसीडर करेंगे अभी इन लोगों को, इनको, ठीक है। जब हम लोग पठार देखेंगे तब भी हम कुछ पहाड़ियों को कंसीडर करेंगे, क्योंकि पहाड़ियां पठारों में भी आ जाती हैं। पठारों में उठे स्थान है उन्हें हम हिल्स बोल देंगे, तो कुछ हिल्स को हम लोग पठारों में भी डील करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो जब हम हिमालय की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश में हमें 4 पहाड़ियां मेनली मिलती हैं। कौन कौन सी मैंने ट्रिक बता दी है आपको, डीएम एएम, यानी सबसे पहले तो आपको मिल जाएगी यहाँ पे डाफला, डाफला के बाद मिरी के बाद आपका ए से आ जाएगा अबोर या अभोर, और अभोर के बाद यहाँ पे मिसमी आता है। तो ये 4 पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश की। फिर शुरू होता है अरुणाचल प्रदेश की छोर से आप कह सकते हो ये नागालैंड में पटकई बुम, जो कि म्यांमार के साथ पूरा बॉर्डर इसका शेयर होगा। पटकई बुम के बाद नीचे आपको मिलता है नागा की पहाड़ी, फिर नागा के नीचे मणिपुर की पहाड़ी। यहाँ पे मणिपुर में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने, एक तो लोकटक लेक बताया था जो एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग लेक है। लोकटक लेक के अलावा एक और चीज मैंने बताई है जो कि यहाँ पे केबुल लेमजाओ करके एक नेशनल पार्क है जो कि संघई नाम के डियर को संरक्षण प्रदान करता है, और ये भी एक फ्लोटिंग टाइप का नेशनल पार्क है, यानी आपका ये एक भारत का कह सकते हो कि राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा, फ्लोटिंग टाइप का, तैरता हुआ। मणिपुर के बाद आप लोगों को मिलता है नीचे मिजोरम की पहाड़ियां थोड़ा दक्षिण भाग में है मिजोरम के, और ये एक्सटेंशन है आपके हिमालय की पहाड़ियों का। इसके बाद त्रिपुरा की पहाड़ियां मिलती हैं, ये भी एक्सटेंशन है। यहाँ पे असम में 2-3 छोटी छोटी पहाड़ियां मिलती हैं, जैसे बरेल, मिकिर, और आपको एक मैंने और बताया था और इसका नाम मैंने दिया था रेगमा। तो बरेल, मिकिर, रेगमा, ये 3 आप याद रखो। तो बरेल, मिकिर और साथ ही साथ आपको 12वां मिल जाएगा रेगमा। तो बरेल, मिकिर, रेगमा आप याद रखना, ये असम में हो गया। फिर 3 जो बचती हैं 13, 14, 15 वो गारो खासी जयंतियां हैं रिस्पेक्टिवली, और गारो खासी जयंतियां मेघालय पठार का ही उठे हुए भाग हैं, और यहाँ पे रहने वाली जातियों या जनजातियों के नाम पर ही गारो खासी जयंतिया का नाम आया है। तो पहले बच्चों मैंने रिकॉल भी करा दिया, रिवीजन भी करा दिया। तो इस तरीके से आपने पूर्व में जितनी भी पहाड़ियां आती हैं यहाँ पे वो आपने पूरी देख ली हैं आज की क्लास में। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पठारों पे काम करेंगे, और पठार पे काम करने से पहले कुछ क्लासेस में ऐसी रखूंगा जिसमें मैं आपको सबसे पहले तो वैलीज कवर करके दूंगा। वैलीज के अलावा मैं आप लोगों को सभी दर्रे यानी पासेस कवर करके दूंगा, और भी जो भी पॉसिबल है, जो जरूरत है उसकी मैं वीडियोस प्रेजेंट करता हूं। और फिर हम लोग बात करेंगे प्लेट्यूज, और आगे जो भी फिजियोग्राफिकल डिविजन है सब पे काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।